इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 के बारे में। अगर बात करें इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, तो इस चीज़ को चैप्टर को हम कम्प्लीटली अच्छी तरीके से करेंगे। बाकी अगर आपने पहले के 2 चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले। क्लास 11 में पता है थोड़ा सा सिलेबस जो होता है बच्चों के लिए थोड़ा सा नया होता है, स्पेशल बात करें कॉमर्स वालों के लिए, लेकिन और आपको जल्दी से जल्दी मैनेज भी करना होता है क्योंकि रिजल्ट के बाद एडमिशन में भी टाइम लग जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप अपने एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। टेस्ट वगैरह सब आप जो हैं फटाफट से शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं इन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से। और वीडियो को आप कंप्लीटली ना पूरा सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें होती है ना सुनकर हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रोडक्शन को लेकर, तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन। इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ ए गुड। मतलब किसी भी गुड्स को बनाने के लिए कितना इनपुट लगा और फिर उससे कितना फिजिकल आउटपुट निकल कर आया, इसका जो रिलेशन दिखाता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स के आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे हम। एक तो आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, दूसरा क्या आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल एंड ऑल अदर्स आर फिक्स्ड। मतलब अगर शॉर्ट रन में चल रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका फिक्स्ड जो भी मतलब कुछ चीज़ें तो क्या रहने वाली है फिक्स, जबकि कुछ चीज़ें आपकी वेरिएबल रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। और यहीं पर आपका जो लॉ ऑफ रिटर्न होता है, जो लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ फैक्टर, जो कि अभी थोड़ी देर में हम उसको भी पढ़ेंगे, तो वहीं पर ये रूल जो है, ये लॉ जो है अप्लाई होता है। और इसी को हम कहते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पर एक चीज़ आपकी फिक्स है। जैसे आप मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी खोलते हो आप, तो आपने मशीनरी जो खरीदी है, अगर हम बात करें 1 साल के अंदर, तो आप मशीनरी बड़ी बड़ी जो खरीदो वो तो चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट आपने लेबर को बढ़ा सकते हो, और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि आप जो आपका रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा करके आप ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो। बट जो शॉर्ट रन में जो कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती है उसको चेंज करना काफ़ी टफ होता है, तो वहाँ पर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है और वहीं पर काम करता है आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। सेकेंड बात करते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन का के सारे फैक्टर्स, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर हो चाहे वेरिएबल फैक्टर हो, सबके सब कैसे हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि लंबे टाइम पे हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल अप्लाई होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। और इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। तो दोनों को नाम भी याद रखना है। शॉर्ट रन को हमने क्या कह दिया, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, और लॉन्ग रन को क्या कह दिया हमने, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। तो नाम चेंज करके भी अगर एग्जाम में आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छी तरीके से करना है। बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है। टोटल प्रोडक्शन refers to the total amounts of good which is produced by a firm in a given period of time। एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कोई भी जो प्रोड्यूसर है, कोई भी फर्म है, उसने जितना गुड्स प्रोड्यूस किया उसका जो टोटल अमाउंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। वैसे आपको पता है, कोई पूछेगा टोटल प्रोडक्ट, हाँ भैया कंपनी ने जितना बनाया ना उस चीज़ को हम टोटल प्रोडक्ट, लेकिन एक डेफिनेशन अच्छी तरीके से देना भी अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन इज द पर यूनिट आउटपुट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर ऑफ एम्प्लॉयड। सिंपल सी बात है, टोटल जितना भी प्रोडक्ट निकला है उसमें अगर आप वेरिएबल इनपुट्स को डिवाइड कर दोगे तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, एवरेज प्रोडक्शन पे पहुंच जाओगे। थर्ड आपका क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉइंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए वेरिएबल। मतलब कि आपके जो प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है, अगर आप उसमें एक एक्स्ट्रा यूनिट वेरिएबल का इंक्रीज कर रहे हो तो उसमें जितना चेंज होगा उसी को हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। और इसीलिए मार्जिनल फॉर्मूला क्या है, TPN-1। तो सपोज करो कि इस यहाँ पर हमने करा टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड यूनिट और माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका निकल कर आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट की फर्स्ट यूनिट तक हम कर रहे थे तब कितना आ रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जब हमने सेकंड किया तो कितना आया। तो सेकंड में से जब आप फर्स्ट को माइनस कर दोगे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके एग्जाम में जो एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चन आते हैं कि आपका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट तीनों के बीच में रिलेशन बताइए, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट AP या फिर MP के बीच में आपसे किसी भी तरीके से रिलेशन आपसे पूछवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम भी शो करा रही हूँ किस तरीके से आपको ये जो साइंस कह रहे हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में ना आपके जो डायग्राम बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। कोई भी क्वेश्चन आता है ना, अगर आपने उसमें डायग्राम बना दी, सबसे पहली बात तो अगर आपको डायग्राम याद है ना तो आप इसको डिफाइन बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि डायग्राम से ही सब कुछ निकलता है। और उसके बाद जो एग्जामिनर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे।
तो बात करते हैं यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट और एपी और एमपी के बारे में। तो एज लॉन्ग एज मार्जिनल, मतलब जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तब तक आपका टोटल प्रोडक्ट किस रेट से इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट आपका फॉल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, अब तक फॉल तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो उस केस में टोटल प्रोडक्ट तब भी बढ़ेगा, तो लेकिन कम रेट से बढ़ेगा। जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो वहाँ पर टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जिस केस में मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट जो होगा वो गिरना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एमपी और एपी के बीच में पूछते हैं आपसे रिलेशन, तो यहाँ से कर सकते हो कि जब आपका एमपी क्या होता है, एपी से बड़ा होता है, तब तक तो एपी इंक्रीज करता है। जैसे ही एमपी और एपी इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका एवरेज प्रोडक्ट एकदम मैक्सिमम पे है और कॉन्स्टेंट पे है। और जैसे ही एमपी आपका एपी से घटता है तो एपी क्या होता है, आपका एवरेज प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाता है। और ये आपका डायग्राम है, यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हो और एग्जाम में आपको इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो कि हमने पहले थोड़ा सा कहा था कि रिटर्न टू अ फैक्टर करेंगे, तो रिटर्न टू अ फैक्टर होता क्या है, इन अ शॉर्ट पीरियड व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इम्प्लॉयड। एक शॉर्ट टाइम पे जब हम एडिशनल यूनिट किसी वेरिएबल फैक्टर को लगाते हैं अपने फिक्स फैक्टर के साथ, देन रिटर्न्स टू अ फैक्टर, तो वहाँ पर क्या ऑपरेट होता है, रिटर्न टू अ फैक्टर। रिटर्न टू अ फैक्टर शोज द चेंजेस इन द टोटल प्रोडक्ट ऑफ गुड व्हेन ओनली द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट इज इंक्रीज। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, रिटर्न टू अ फैक्टर ये शो करता है कि टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है, जबकि हम सिर्फ उसकी एक ही इनपुट की क्वांटिटी में चेंज करवा रहे हैं और बाकी जो और सारे इनपुट्स है उसको हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो उस चीज़ को ही हम रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, द लॉ स्टेट्स एज वी इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन वेरिएबल। ये लॉ ये कहता है कि जब आप क्या करते हो, किसी एक वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो और क्या करते हो, सारे जितने भी इनपुट्स हैं उसको फिक्स रखते हो, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट में शुरू में, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट में, और फाइनली क्या होगा, आपका टोटल प्रोडक्ट फॉल भी करना शुरू हो जाएगा। और इसी लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को क्लासीफाई करते हैं थ्री फेसेस के रूप में, जो कि अभी हमने पढ़ा था। ये जो सारी चीज़ें, तो यहाँ पर भी फेस ही निकल कर आ रहा है, जैसे ये आपका फेस 1 है, फेस 2 है, फेस 3 है। तो ये जो आपका डायग्राम है ना, बहुत ज़्यादा हर जगह आपका काम आने वाला है। तो फेस 1 भी वही है कि आपका टीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट में। जब आपका क्या होगा, एमपी इंक्रीज होना शुरू, जैसे एमपी डिक्रीज होगा तो आपका टीपी क्या होगा, इंक्रीज तो होगा बट डिमिनिशिंग रेट पे। थर्ड आवर सिचुएशन में क्या है कि टीपी आपका फॉल्स ही करना, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स को यूज़ कर रहे हो, जबकि उसमें क्या है, फिक्स फैक्टर की तो एक नॉर्मल एबिलिटी है ना, तो उसमें क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और उस केस में जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव भी में भी चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट को लेकर उसके बाद आगे चलते हैं कॉस्ट की बात करेंगे, रेवेन्यू। तो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना। तो आपका कॉस्ट आपका सिंपली क्या होता है कि कोई भी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं तो उनको जो टोटल सम करते हैं उसको हम कॉस्ट कहते हैं। बात करते हैं कि आपका डायरेक्ट कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो इन्हों पे भी एग्जाम में पूछते रहते हैं कि एक नंबर में कि इन दोनों से आप क्या समझते हो। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक्चुअली मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई फर्म, मतलब जो एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो खुद करती है, चाहे वो किसी चीज़ को परचेज करने में करे या फिर किसी चीज़ को हायर करने में करे, तो उस चीज़ को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि जैसे फर्म किसी ने खोला है तो उसको क्या करने पड़ेंगे, जो भी उसके वर्कर्स, उसको वेजेस पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा, किसी से अगर उसने पैसे उधार पे लिए तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल सब खरीदने के लिए जो उसे पैसे पेमेंट करने होते हैं वो तो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। जबकि दूसरा ये भी तो हो सकता है ना कि क्या पता घर हमारा हो, हम बिजनेस कर रहे हैं तो अपने घर को यूज़ कर लें, लेकिन हम वहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि अगर सपोज करो कि घर हमारा ना होगा किसी और का होता तो तब भी तो हमें रेंट पेमेंट करना पड़ता है ना। बट यहाँ पे अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी एक वैल्यू क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि इतना रेंट इसका होना चाहिए था, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसको हम एस्टिमेटेड कॉस्ट भी कह सकते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन रिसोर्स, मतलब हमारा खुद का रिसोर्स है, उसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं और उस चीज़ को जो मानते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं टोटल कॉस्ट। यहाँ पे छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं इसके अकॉर्डिंग ना कभी कभी आपको टेबुलर फॉर्म में जो आपसे क्वेश्चन निकलवा लेंगे कि कभी आपको टीसी की सीरीज दे दिया, टीएफसी एंड ऑल, एक दो लाइन देकर आपसे सारी चीज़ें निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको करना काफ़ी ज़रूरी है। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है आपका, टोटल कॉस्ट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई फर्म। कोई भी फर्म जितना टोटल एक्सपेंडिचर
इनकर करती है तो उस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट को क्या कैसे निकाल सकते हो, टोटल कॉस्ट तो यही होगा ना कि कितना आपका टोटल फिक्स कॉस्ट था, कितना आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट था। एक तो ये तरीका है टोटल कॉस्ट तक पहुँचने का। दूसरा तरीका क्या है कि कितना आपका एवरेज कॉस्ट है प्लस में आपने कितनी क्वांटिटी उसमें यूज़ करी है, तो उससे भी टोटल कॉस्ट। तो इसलिए आपको सारे फॉर्मूले माइंड में रखने हैं, क्योंकि जब आपको टेबुलर फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो जब हर एक चीज़ पता होगा ना तभी आप उस टेबल को कंप्लीट कर पाओगे। फिर नेक्स्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का सिंपल सा ये है, इज द कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल आउट, मतलब आउटपुट कितना भी हो आपका, इसमें क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहता है। इट इज़ नॉट जीरो इवन एट, मतलब इवन आप अगर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो ना तभी भी आपका फिक्स कॉस्ट तो रहेगा ही वहाँ, वो जीरो किसी भी केस में नहीं हो सकता। और इसी वजह से जो आपका TFC कर्व होता है हमेशा एक्स एक्सिस के कैसा होता है, ये पैरेलल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपका TFC निकालने का दो तरीका है, एक तो आपको अगर टोटल कॉस्ट और पता है और TVC पता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो उसमें से घटा दीजिए तो निकल जाएगा। प्लस में अगर TFC आपको चाहिए तो उसका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है, तो प्लस में क्या कर सकते हो, उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके भी आप TFC तक पहुंच सकते हो। उसके बाद थर्ड बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या करता है, वेरी करता है। जिस तरीके से आप क्वांटिटी आउटपुट प्रोड्यूस करते हो तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर वेरी करते हैं। या अगर आपने आउटपुट नहीं करा, जीरो करा, तो उस केस में ये जीरो होगा। और TVC कर्व हमेशा क्या होता है, पैरेलल टू TVC कर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये TC कर्व के जस्ट पैरेलल होता है। जो भी आपका टोटल कॉस्ट का कर्व होगा उसके जस्ट पैरेलल चलता है ये। TVC को निकालने का दो तरीका है, अगर आपको TFC पता है तो उसको TC में से माइनस कर दिए, या फिर आपको एवरेज पता है तो उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट आपका सिंपल सा पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। या फिर अगर एवरेज कॉस्ट आपको निकालना है तो अगर आपके पास AFC और ABC है तो इन दोनों को सम करके भी AC पे पहुँच सकते हो। उसी तरीके से एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसको भी सिंपली आप इस तरीके से निकाल सकते हो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, वही सारे के सारे फॉर्मूले आपके यूज़ हो रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट होता है क्या, ये आपका जितना भी आपका एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो उसमें आपका कितना टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपन में चेंज इन टोटल क्वांटिटी, या तो इससे निकाल लो या फिर आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो। उसके बाद रिलेशनशिप निकल कर आते हैं यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ग्राफ शो कराना है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज को बहुत ही केयरफुली तरीके से बनाना होता है, क्योंकि जब आप रिलेशन लिखोगे ना तो एक भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रिलेशन है कि जब आपका AC फॉल्स करता है, ठीक है ना, जब आपका जो एवरेज कॉस्ट फॉल्स करता है विद द इंक्रीज इन आउटपुट, जब आउटपुट आप जैसे ही बढ़ाओगे ना तो आपका एवरेज कॉस्ट क्या होता है, फॉल करना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, MC जो होता है वो आपका लोअर देन AC होता है। मार्जिनल कॉस्ट जो आपका रहता है क्या रहता है, AC के लोअर रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिचुएशन को। उसी तरीके से सेकंड में क्या है कि जब आपका एवरेज कॉस्ट राइज करना शुरू हो जाता है, अगर आप आउटपुट में इंक्रीज कर सकते हो तब आपका MC क्या हो जाता है, उसके जस्ट हायर देन हो जाता है। आप यहाँ सिचुएशन में देख सकते हो एट द लेवल ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट, और एकदम एक ऑप्टिमम आउटपुट पे अब जब रह रहे हो तो एवरेज कॉस्ट आपका क्या होगा, मिनिमम होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, MC जो होगा वो AC के एकदम इक्वल हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट का काम सारा खत्म हो जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू में जो भी फर्म है, कंपनीज है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करके टोटल जितना भी मनी रिसीव होता है उसमें हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें तो टोटल अगर आपको एवरेज रेवेन्यू पता है प्लस में और आपको क्वांटिटी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। या फिर एवरेज रेवेन्यू को यहाँ पे प्राइस भी कर सकते हो कि आपने कितनी क्वांटिटी बेची, उसको कितने प्राइस में बेचा, तो उससे भी आपका टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। एवरेज रेवेन्यू के बारे में बात करें तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी में से माइनस कर दीजिए। मार्जिनल रेवेन्यू वही सब हम जो पढ़कर आए हैं कॉस्ट में, वही सारा आपका ये रेवेन्यू में भी चल रहा है। बात करते हैं यहाँ पर भी रिलेशनशिप TR और MR के बीच में कि किस तरीके से इसमें चलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें TR विल बी जीरो व्हेन नथिंग इज सोल्ड। तो जो आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा, जीरो होगा अगर आप कुछ भी नहीं सोल्ड करोगे। एंड जीरो अगेन व्हेन अ ग्रेट डील इज सोल्ड एट अ जीरो प्राइस। और उस टाइम पे भी ऐसा होगा कि आपने बेच तो दिया लेकिन आपने जीरो प्राइस पे बेचा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इट हैज़ द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड यू। और आपका अगर बात करते हैं टोटल रेवेन्यू के बारे में तो आपका इन्वर्टेड यू के शेप में बना होता है, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, डिपिंग अक्रॉस द क्वांटिटी एक्सिस। उसके बाद राइज इन द टोटल रेवेन्यू कर्व इज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू, मतलब कि जिस तरीके से आपका टोटल रेवेन्यू कर्व बढ़ेगा तो वहाँ पे जो होगा तो उस इट मीन्स क्या है कि आपका जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी इंक्रीज पे चल रहा है। उसके बाद MR इज स्लोप ऑफ द TR कर्व। और MR सिंपल सा है क्या, टोटल रेवेन्यू कर्व का सिर्फ और सिर्फ स्लोप है।
उसके बाद बात निकल कर आती है यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR व्हेन मोर क्वांटिटी सोल्ड एट द सेम प्राइस पे आप क्वांटिटी को बेचने के लिए तैयार हो, तो उस चीज़ को वहाँ पर जो हमारा सिचुएशन होता है क्या होता है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन जब मार्केट की फॉर्म्स हम करेंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि कितने भी नंबर ऑफ सेलर्स हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, सबको पर्टिकुलर प्रॉपर नॉलेज होती है। और सबसे बड़ी बात जो ऐसा आप मान सकते हो कि एक इमेजिनरी मार्केट होता है जहाँ पे हर शॉप पे प्राइस सेम होंगे, जो चीज़ों की क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ सेम होगी। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट भी होता है ना वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मतलब कभी ना वो ज़्यादा प्रॉफिट, ना तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं ना लॉस में, सिर्फ उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। तो इस केस में अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपका AR हमेशा MR के इक्वल होता है। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट द कॉन्स्टेंट रेट, टोटल रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगा क्या होगा, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होगा। और TR जो यहाँ पर होगा आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन में कुछ इस तरीके का है। उसके बाद बात करते हैं अगर मोनोपोली हो या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, एक ऐसा जहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कम प्राइस है तो आप कम बेच रहे हो, ज़्यादा प्राइस है तो ज़्यादा बेच रहे हो, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो आपका सिचुएशन है वो चेंज हो जाता है। तो एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स हैव नेगेटिव स्लोप, तो यहाँ पर दोनों के नेगेटिव स्लोप हो जाते हैं। MR कर्व्स लाइज बिलो AR कर्व, तो MR कर्व क्या होता है यहाँ पर AR कर्व की हमेशा क्या होता है, नीचे रहता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स ट्वाइस द रेट ऑफ एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, फॉल्स करना शुरू हो जाता है, जितने भी रेट से आपका एवरेज रेवेन्यू होगा उससे क्या होगा, डबल से वो फॉल करना शुरू हो जाता है। सो लॉन्ग एज द मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेस एंड पॉजिटिव टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट द डिमिनिशिंग रेट, जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेस मतलब कि आपका गिरता रहता है लेकिन पॉजिटिव, तो वहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या होता है, आपका इंक्रीज तो होता है बट डिमिनिशिंग रेट पे होता है, मतलब कम रेट पे इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे ही आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 पे होता है, टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमम पे चला जाता है। तो और इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जो आपके कुछ पॉइंट्स है आपको इसको नोट डाउन करके एक दो बार लिखोगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कब जाता है, जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो और उसको कोई भी लॉस ना हो रहा हो एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे, और उसके पास कुछ भी हैज़ नो इंसेंटिव टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट, कि अब उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ वो अपने जो आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है, तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे चला जाता है। तो उसके लिए हमारे पास दो अप्रोच है। जब आपके पास आएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के में, तो यहाँ पर दो कंडीशन होते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात कि MC होना चाहिए MR के इक्वल, तो MC और MR आपके दो जगह इक्वल होते हैं, लेकिन आपका सेकंड कंडीशन में ये सेटिस्फाई होता है कि MC कर्व शुड कट द MR कर्व फ्रॉम द बिलो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कुछ इस तरीके का होना चाहिए, तभी हम कहेंगे। तो जब भी आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना काफ़ी ज़रूरी है। अब बात कर रहे हैं सारे प्रोड्यूसर के बारे में, तो सप्लाई भी करना तो उनका ही काम है। तो सप्लाई क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म और सेलर इज विलिंग टू ऑफर और रेडी टू सेल एट द सर्टेन प्राइस। एक सर्टेन प्राइस पे कोई भी जो कंपनी है, कोई भी फर्म है, वो चीज़ों को बेचने के लिए तैयार है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। और फैक्टर्स के बारे में बात करें तो प्राइस ऑफ कमोडिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है सप्लाई के बारे में। कोई भी फर्म ज़्यादा रेट पे ज़्यादा चीज़ों को सप्लाई करती है और कम रेट पे कम चीज़ों को सप्लाई करने में प्रेफर करती है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, दूसरे रिलेटेड गुड्स से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अगर आपका टी के रेट में इंक्रीज़ हो गया तो उससे आपका क्या होगा, तो अगर आपकी चाय की कीमत बढ़ रही है तो क्या होगा, चाय का सप्लाई बढ़ जाएगा, इसमें क्या होगा, कॉफ़ी अपने आप ही उसका सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। तो ये सारी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी इंक्रीज हो गई, तो हो सकता है कि आपकी जो कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी बढ़ने से अगर कॉस्ट आपका घटता है तो इसका मतलब क्या, आपका की कॉस्ट कम आ रहा है तो आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे हो, तो वहाँ पर आप सप्लाई बढ़ा सकते हो। नंबर ऑफ फॉर्म्स अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स सप्लाई बढ़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी है, टैक्सेशन, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, चीज़ें महंगी हो जाएगी, आप क्या करोगे, सप्लाई कम करना शुरू कर दोगे। सब्सिडी, यहाँ पर आपको इस तरीके से सोचना है कि आप दुकानदार हो, आप चीज़ों को बेच रहे हो, अगर आपको सब्सिडी मिल रही है तो आपका क्या होगा, सिंपली जो भी आपका कॉस्ट है वो कम पड़ जाएगा, आप ज़्यादा बेचना प्रेफर करोगे। गोल्स ऑफ द फर्म का गोल्स कैसा, क्या फर्म प्रॉफिट कमाना चाहती है या फिर समाज सेवा करना चाहती है। अगर समाज सेवा करना चाहती है तो वो कम प्राइस से भी सप्लाई करने को तैयार हो जाएगी, लेकिन अगर उसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना है तो वो ज़्यादा प्राइस पे ही ज़्यादा सप्लाई करेगी। तो इन सारी चीज़ों के अंदर, ये तो आपके हेडिंग्स है तो उनके अंदर के पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। सप्लाई कर्व क्या है, सप्लाई कर्व आपका सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम सारी चीज़ों को दिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे, कौन से प्राइस पे वो कितना क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर देखिए आपका सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से, जैसे एक पर्सन है, जब 60 रुपीज़ का प्राइस था तो वो 500 यूनिट सप्लाई कर रहा था, लेकिन जैसे उसका प्राइस 80 होता है तो ये 700 यूनिट सप्लाई करने को तैयार हो जाता है। तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सप्लाई और प्राइस के बीच में।
बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी कीपिंग, अगर सारे फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रख दो और सिर्फ प्राइस को देखा जाए तो सिंपल क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। उसके बाद जब हम यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिमांड के साथ भी हमने डिमांड इलास्टिसिटी पढ़ा था। तो इट रेफर्स टू अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कम्युनिटी विद द रेफरेंस टू द चेंज इन द, मतलब किसी भी कम्युनिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से कितने मतलब उसकी क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। उसके बाद इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और आपको अगर उन्हें सब कुछ न्यूमेरिकल्स के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू, जहाँ पे डेल्टा क्यू आपका क्या है, चेंज इनटू क्वांटिटी, और यहाँ पर आपका चेंज इनटू प्राइस है। तो इन सारी चीज़ों को यूज करके आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद बात आती है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। तो बात जहाँ पे करते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होता है, मूवमेंट होते हैं, सेम कर्व आपका सेम सप्लाई कर्व ही रहेगा, लेकिन उसके मतलब वो जो भी गुड है उसकी खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से जो भी चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और प्राइस को छोड़कर जो अदर चीज़ों की वजह से जो शिफ्टिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन सप्लाई कहते हैं। जैसे सपोज करो कि गवर्नमेंट ने क्या करी, सब्सिडी बढ़ा दी, अब आपको क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, चाहे आपका प्राइस सेम रहे लेकिन आप क्या करोगे, सप्लाई इंक्रीज करवा दोगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।